हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो हम लोगों ने AICPA तो पढ़ा ही था। अभी हम लोग आज जानेंगे जो हमारा ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में। तो इसके बारे में हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया एंड इट्स डेफिनेशन एंड स्कोप। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका क्या डेफिनेशन और क्या स्कोप है उसको हम लोग जानेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आता है उसको हमको जानना है। तो वो हमारा क्या है, ICAI। देखते हैं ICAI क्या होता है। ये ICAI का लोगो है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, abbreviate as ICAI, in India's largest professional accounting body under the administrative control of Ministry of Corporate Affairs, Government of India, or it was established on 1st July 1949 as a statutory body under the चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। इस एक्ट के तहत क्या हुआ है, हमारे यहाँ ICAI स्टेब्लिश हुआ, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया। तो अकाउंटेंसी जो हमारा है, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको रेगुलेट करने के लिए तो एक बॉडी चाहिए ना। तो वो क्या है, हमारा ICAI है। तो ICAI ये चार्टर्ड अकाउंट का एक बॉडी है जिसके अंदर इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। उनको इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है, सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसको जो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था वो ICAI के अंदर ही किया गया था। उनका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको बनाना, और उस रूल को ताकि ICAI रेगुलेट कर सके, उसको मतलब एज ए इनेक्ट करा सके जो भी इंस्टीट्यूशन है जो अकाउंटिंग मेंटेन करती है। तो ICAI के अंदर ही आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मेंबर कौन होता है उसका, ICAI का मेंबर कौन होगा, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट आर नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इनके जो भी मेंबर है हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं। बिकमिंग ए मेंबर रिक्वायर्स पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन, 24 months of practical training and meeting other requirement under the act and regulation. The institute has more than 4,30,000 members currently. तो चार्टर्ड अकाउंट का जो एग्जाम होता है ये 3 लेवल में होता है। 3 लेवल अगर आप पास करते हैं उसके बाद आपका 24 मंथ्स का प्रैक्टिकल होता है, और फिर अगर आप उसको भी पास करते हैं फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो इनका मेंबर अभी कितना है, 4,30,000। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क इन ऑल फील्ड ऑफ बिजनेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, बिजनेस फिनांस में, इंक्लूडिंग ऑडिट में, टैक्सेशन में, फिनेंशियल एंड जनरल मैनेजमेंट में। सम आर एंगेज इन पब्लिक प्रैक्टिकल वर्क, अदर वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर में भी वो एंगेज्ड है, एंड सम आर एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट बॉडीज। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है ऑडिट करने के लिए। जैसे RBI में भी क्या होता है, उनका एक ऑडिट का एक डिपार्टमेंट होता है। और हर बैंक क्या करती है, हर बैंक को हर 3 महीने में कंकरेंट ऑडिट कराना होता है, इंटरनल ऑडिट कराना होता है, ईयरली ऑडिट कराना होता है। तो वहाँ पे ICAI के द्वारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वही उस बैलेंस शीट को ऑडिट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, इज ए कमिटी विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1977। अब ASB को कब बनाया गया है, ASB को 1977 में बनाया गया है। ICAI हमारा 1949 में बना है, मगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो कब बना है, 1977 में। और इसका काम क्या है, फॉर्मुलेटिंग एंड इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना है। और इसका एम क्या है, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस लीडिंग टू ए साउंड एंड रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम, ताकि एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बना सके जिसमें जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको हार्मोनाइज किया जा सके। हाँ? आगे बढ़ते हैं। टू कंसीव ऑफ ए सजेस्ट एरिया इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी डेवलप। अब ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ही सजेस्ट करना है कि कौन से एरिया में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू कर सकते हैं। ठीक है।
तो वो भी एरिया इनको सजेस्ट करना होता है। To formulate accounting standard through a process that is robust, comprehensive and inclusive with a view to assist the council of the ICI in involving and establishing accounting standard to discharge its role of national standard setter as follow। जो मैंने कहा वही चीजें हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है हमारा। द रिकमेंडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड as accounting standard to Government of India for notification under relevant provision of various statutes such as Companies Act 2013, Limited Liability Partnership Act 2008। तो ASB जो है ये हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसको उनको फॉलो करना पड़ता है, और LLP जो होता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इसको भी फॉलो करना होता है। आगे देखते हैं हम लोग। To review a regular intervals the accounting standard from the point of view change condition, practical challenges and implementation experience of the accounting standards if any and revise the same appropriately। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कहीं अपने कुछ रूल रेगुलेशन में कुछ कंडीशन चेंज करने होते हैं तो उसको अप्रोप्रिएटली करना पड़ता है, ठीक है। या अगर सपोज करिए कोई रूल्स ASB का अगर आ गया कोई क्लाउज और उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो भी उसको रिवाइज फॉर्म में करना पड़ता है। जैसे सपोज करिए एक रूल हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और इसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो वो मॉडिफिकेशन रिवाइज करके आएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम interpretation and guidance to support implementation of accounting standard including publishing education material guidance notes technique guides implementation guide e-learning tool etc। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लोगों को इजीली समझ में आ सके तो इसका अच्छी तरह से जो है पब्लिशिंग होता है, इसका एजुकेशन मटेरियल है ताकि जो स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ रहे हैं उनको सही इनका जो सिलेबस है रूल्स है वो सब कुछ पता सके। टेक्निकल जो टेक्निक है गाइडेंस है इनका ये सब ASB के अंदर होता है। टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू इनहांस नॉलेज ऑफ द मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो अब ASB का काम क्या है, जो ICI का मेंबर है उनको नॉलेज कैसे होगा, तो उसको नॉलेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी पॉलिसी है उनका फेयर व्यू पब्लिशिंग करेंगे तब तो वो समझेंगे कि ASB क्या है, उसके क्या रूल्स है। और जो स्टेक होल्डर होते हैं तो उनको भी तो ये क्वेरी रहता है ना कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो भाई वो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफाइड कोर्स डिप्लोमा ये भी इंडियन AS और AS पे है इंडिया और अब्रॉड में। To coordinate with various committee of the ICI with regard to various issue in accounting and accounting standard। अगर कोई तरह का इशू है तो ICI के साथ जो कमिटी है उसके साथ कम्युनिकेट करना है। टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ASB का काम है कि हम लोग जो ग्लोबली मतलब ऐसा नहीं कि किसी लिमिटेड एरिया में हम जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करा रहे हैं, हमें एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना है जिसको ग्लोबली फॉलो किया जा सके, है ना। इंटरनेशनल यूज बाय IFRS के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक नया है इंस्टीट्यूट आया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टू कोलैबोरेट नेक्स्ट आता है टू कोलैबोरेट एंड डेवलप म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप विद अदर नेशनल स्टैंडर्ड सेटर एंड वेरियस कंसुलेटिव एडवाइजरी फोरम्स ऑफ IFRS का फाउंडेशन सच एज एशियन ओशियन स्टैंडर्ड सेटर ग्रुप्स। ये ग्रुप है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही ग्रुप है और ये IFRS के थ्रू से ये प्रमोट है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स ग्रुप EEG ये सब सारे ICI के तरह ही इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करती है, फॉर्मुलेट करती है। ये सब है, ये यूरोपियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप है EFRAG। टू कैरी आउट सच अदर फंक्शंस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जहां तक पढ़ा अभी तक, और थोड़ा कई कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है तो हम लोग MCQ अगर करते हैं तो इससे हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अभी चूंकि मैंने नया स्टार्ट किया है वीडियो बनाना तो मेरे पास मटेरियल्स को थोड़ा प्रिपेयर करने में टाइम भी लग रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमारा कोई भी चैप्टर या टॉपिक्स खत्म होता है तो आप अदर वेबसाइट पे जा करके जो अदर जो इंस्टीट्यूट है जिनका अच्छा क्विज है आप उसको भी बना के देख सकते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए मुझे कमेंट्स करिए, और आपका जो सजेशन है, अभी चूंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ और खुद से बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे लग रही है कि कहीं कहीं मुझसे कुछ कुछ छूट रहा है, तो मैं उसको दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड में लेके कर रहा हूँ, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा। और फिर भी आपका जो सजेशन है, उस सजेशन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो फिर हम इस पे काम करेंगे, और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, और हम अपने जो स्टडी मटेरियल को है उसको और एक क्वालिटी मटेरियल में उसको बदल सकेंगे, ताकि आप जैबी या ये डीबीएफ का जो एग्ज़ाम है उसको आप क्वालिफाई कर सकें। और जो भी एस्पिरेंट्स है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप कोई शॉर्टकट नहीं है जैबी क्वालिफाई करने का, कि आप आए और 1 महीना पढ़ लिए हो गया। तो आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप सिलेक्टिव पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको बैंकिंग नॉलेज नहीं है, तो आने वाले टाइम में आप अपने ब्रांच में जिस तरह का अभी बैंक में वर्कलोड बढ़ रहा है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको पॉलिसीज पता नहीं होंगी, आपको बैंकिंग टर्म्स पता नहीं होंगी, तो आप फिर काम कैसे करेंगे? वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, और वहाँ पे आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर कुछ गलतियाँ हो रही है तो वो भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे, कि क्योंकि आपको तो खुद बैंकिंग पता नहीं है। तो एग्जाम के पर्पस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो नॉलेज है बैंकिंग टर्म का, उसको भी आपको गेन करना है। क्योंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती होती है बैंक में, तो ये आपका पर्सनल लायबिलिटी होता है, और गलती ना हो इसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज बैंकिंग का होना जरूरी है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, हम लोग और बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, मेरे पास कुछ एमसीक्यू जो मैंने रेडी किए हैं, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड, अकाउंटिंग को क्या कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, ये हमारे पहले क्लास में आया था, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, हु गैव द मोस्ट एप्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का सबसे मोस्ट एप्ट डेफिनेशन, ये भी हमारे फर्स्ट क्लास में था, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग क्या होता है? हम लोगों ने बात किया था, इसका क्या होगा आंसर? बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, तो इसका आंसर होगा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का काम क्या होता है? ये जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैश फ्लो, परचेज रजिस्टर, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, कैश फ्लो होता है, परचेज रजिस्टर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या फीचर नहीं है? ये तुमने बताया, अकाउंटिंग का काम क्या? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रीट करना, है ना? तो इसमें से क्या नहीं है फीचर? तो एक्सप्रेस इवेंट्स इन मनी, ये तो है, रिकॉर्ड ऑल इवेंट्स, इंटरप्रीट्स फिनेंशियल डाटा, ये भी है, समराइज बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये भी है, मगर क्या अकाउंट में ये कहा गया है कि आप सभी इवेंट्स को रिकॉर्ड करिए? नहीं, आपको फिनेंशियल रिकॉर्ड करना है। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज टू पे टैक्सेस, सेटिस्फाई कस्टमर, पे टैक्सेस, पे टैक्सेस के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए? कोई जरूरत ही नहीं है। सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, लॉ को सेटिस्फाई करने की जरूरत है। रिकॉर्ड ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये अकाउंट में कर सकते हैं, मगर मेन पर्पस है क्या ये? नहीं नहीं, मेन पर्पस हमारा क्या हो सकता है? कम्युनिकेट फिनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, ये होगा अकाउंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मेन मोटो तो ये ना, फिनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी कंपनी का, इस बारे में हम लोग पहले ही बात किए हैं। अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन होता है, बेसिक से हमारा जो लास्ट 2 वीडियो है वो आप देखें। अकाउंटिंग, नेक्स्ट बताए क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग हेल्प्स इन, अकाउंटिंग हेल्प करता है हमें किस चीज के लिए? प्रमोटिंग सेल्स, सेल्स अकाउंटिंग ऐसा कुछ तो कनेक्शन नहीं लग रहा है। इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स का क्या लेना देना है अकाउंटिंग से? इनकम टैक्स अलग है। रैशनल डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइनिंग एम्प्लॉय सैलरी। अकाउंटिंग एम्प्लॉय का सैलरी कैसे डिटरमाइन कर सकता है? तो अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरली सर्व्स, क्या सर्व करता है फिनेंशियल अकाउंटिंग? इंटरनल मैनेजमेंट ओनली। फिनेंशियल तो इंटरनल नहीं करता है, इंटरनल करता है मैनेजमेंट, ये तो नहीं होगा। सर्व करता है गवर्नमेंट ओनली, सिर्फ गवर्नमेंट को करता है ऐसा तो नहीं है, पब्लिक के लिए होता है, प्राइवेट के लिए भी होता है। एक्सटर्नल यूज विद लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स ओनली, सिर्फ ऑडिटर के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है ऐसा नहीं। एक्सटर्नल यूजर्स, फिनेंशियल हम जो पोजीशन बताते हैं वो किसके लिए बताते हैं? स्टेक होल्डर के लिए बताते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो पब्लिक है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये होगा, ये सब है मगर ये प्राइमरीली सर्व नहीं है। प्राइमरी सर्व हमारे लिए ये है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, विच अकाउंटिंग टाइप्स कंसीडर द सोशल इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सोशल इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस क्या होगा हमारा? तो ये कौन सा अकाउंटिंग होगा? ये होगा हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग फोकसेस ऑन, ये किस पे करता है फोकस? ह्यूमन कैपिटल वैल्यूएशन पे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हेल्प्स टू, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किस पे हेल्प करेगा हमारा? एडजस्ट एसेट वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइस चेंजेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, वैल्यू अकाउंटिंग इज यूज टू, वैल्यू अकाउंटिंग किसके लिए यूज होगा? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए ये यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रेफर्स टू, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रेफर्स टू। और आपको एक चीज है, ऑप्शन को आपको छांटना भी है। एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई कि मैंने थोड़ा तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो रिकॉर्ड्स किया था वो किसी वजह से डिलीट हो गया, तो अभी उसमें मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, तो अभी थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आप ऑप्शन को छांटेंगे क्योंकि बेसिक्स आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रेफर्स टू। फेयर वैल्यू क्या होता है? तो भाई मार्केट बेस्ड जो हमारा वैल्यू है वही होगा। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इशूड बाय, ये किसके द्वारा होता है? आईसीएआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, कौन करता है भाई? ये तो एएसबी है। एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट फॉलोड बाय कंपनी मस्ट बी, जिसने नहीं करा उसको ऑडिटर से रिपोर्ट क्वालिफाई करानी है। विच एक्ट इन इंडिया रिक्वायर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये है हमारा कंपनीज एक्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, द फाइनल अथॉरिटी टू इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइज विद आईसीएआई काउंसिल। यहीं पे ड्राफ्ट सबमिट करना है, फिर यहीं पे जाकर के ये फॉर्मुलेट होगा, बनेगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, तो भाई पॉलिटिकल इवेंट रिकॉर्ड करना हमारा नहीं है, बाकी सब हमारा है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल ओरिजिनेटेड इन, अगर ऑप्शन सिर्फ इटली होता तो इटली होता, मगर इंडिया है तो अर्थशास्त्र होटल ने जो लिखा था वो इंडिया में भी था, तो बुक कीपिंग इटली से आया है, इसलिए अगर सिर्फ इटली होता ऑप्शन इटली तो दोनों है तो दोनों नहीं। अकॉर्डिंग टू द कैशो एंड वेगंत अकॉर्डिंग इज accounting is not considered as, according to Casio and Vedant accounting is not considered as, क्या accounting को उसने किस रूप से कंसीडर नहीं किया? सर्विस एक्टिविटी तो होगा भाई, होगा ये। एनालिटिकल डिसिप्लिन ये भी चलेगा, रूल को मानना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, ये तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, सॉरी ये होगा। चलिए, which of the following best reflects the analytical role of accounting? Analytical role क्या है? measuring, classifying, summarizing, applying transaction। नेक्स्ट आते हैं, which event will not be recorded in accounting books? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मशीन परचेज किया, करेंगे, पैसा डेबिटर मिला डेबिटर से, जिसको पैसा उधार पे दिए थे, लिखेंगे। सैलरी पे की एम्प्लॉय को लिखेंगे, मगर मैनेजर का रिजाइन को नहीं लिखेंगे। Which of the following is a limitation of historical cost based financial statement during inflation? इन्फ्लेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो भी हमारा एसेट का जो वैल्यूएशन हम लोग करते हैं वो जो आज का रेट है उस पर करते हैं, तो डिस्टॉर्टेड प्रॉफिट ड्यू टू आउटडेटेड एसेट वैल्यूएशन, बाकी सब नहीं करते हैं। इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए वैल्यूएशन मेथड?
भाई मार्केट अप्रोच तो होगा ही होगा, कॉस्ट अप्रोच भी होगा, इकोनॉमिक वैल्यू भी क्या है उनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, बट उनका एफिशिएंसी रेशियो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर्स फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिल्कुल दोनों में क्या अंतर है मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल में, इसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लायंस विद स्टैंडर्ड, ये तो कोई मतलब नहीं। यूजर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या मतलब है इसका। फ्यूचर ओरिएंटेशन एंड इंटरनल यूजेस, ये सोचते हैं थोड़ा प्रिपेयरिंग बिल बैलेंस शीट, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन किसका होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इंटरनल यूजेस का। विच टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इमर्ज ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस, भाई आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है ना बिजनेस के साथ। द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन होल्डर इंटेंशन, बिल्कुल करंट वैल्यू तो होगा ही। फेयर वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नया कॉस्ट जो आया किसको रिप्लेस किया, मार्केट इनपुट क्या, इसके अलावा। इन कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग कॉस्ट प्राइमरी रेफर्स टू, किस पे होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंट क्या करता है, डायरेक्ट ओनली डायरेक्ट कॉस्ट ट्रैकिंग, बिल्कुल नहीं, अवॉइड को मतलब ही नहीं है। मॉनिटरिंग एंड मिनिमाइज अवॉइडेबल एक्सपेंस, ये हो सकता है रिड्यूसिंग स्टाफ सैलरी, ये जरूरत ही नहीं, स्टाफ का सैलरी कम कर दोगे, स्टाफ कम कर देने से क्या बिजनेस प्रॉफिट और होता है, ऐसा नहीं होता है। मैनेज आपको मैनेज करना है, मॉनिटरिंग करना है किस चीज के लिए कि आपका जो अवॉइडेबल एक्सपेंस है वो कम हो। चलिए आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द आईसीए प्रोसेस व्हाट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर ड्राफ्ट, मैंने पहले ही बोला था, जैसे ड्राफ्ट सबमिशन हो गया ड्राफ्ट बन गया वो सबमिट होगा आईसीए काउंसिल को, और ड्राफ्ट बनने से पहले डिबेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग गेन इंपोर्टेंस मेनली, किसको देंगे इंपोर्टेंस, शिफ्ट टुवर्ड्स नॉलेज इकोनॉमी, अगर हम लोग स्किल एम्प्लॉय रखते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग, सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्ट्रिकल कॉस्ट, ये भी सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसीजन सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट, ये भी सही है। स्टीवार्ड अकाउंटिंग शेयर होल्डर इक्विटी, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये स्टीवार्ड अकाउंटिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं। द वैल्यू अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज टू, वैल्यू अकाउंटिंग क्या करता है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिविजुअल का कंपनी के प्रति, किसी बोनस के प्रति उसको कंट्रीब्यूट कर काउंट करता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एम्स टू करेक्ट, इन्फ्लेशन अकाउंट क्या करेक्ट करता है, जो भी एसेट का वैल्यू है आज स्टेबल मॉनेटरी यूनिट पे एजम्पशन मान के उसको हम लोग करते हैं। सॉरी, मिसस्टेटमेंट ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एम्स टू करेक्ट, इनका एम्स क्या होता है, मिस स्टेटमेंट ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन, जो करेंसी का परचेसिंग पावर घटा बढ़ा जो होगा उसको हम लोग कवर अप करते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट फेलियर टू फॉलो, अगर आप कंपनी एक्ट फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करते हैं, कहीं फेलियर होते हैं, तो आपको ऑडिटर से रिपोर्ट क्वालिफाई करें। थैंक यू। थोड़ा स्पीड में था लास्ट के कुछ 10-12 क्वेश्चन, ड्यू टू कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से दोबारा इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए फायदेमंद है तो जरूर इसको शेयर करिए। और हम लोग धीरे धीरे टारगेट, ये जो हमारा वीडियो अभी जो मैं डाल रहा हूँ, ये हमारा अक्टूबर का बैच का टारगेट है, सॉरी अक्टूबर में जो एग्जामिनेशन होंगे जेआईबी के, अक्टूबर नवंबर में, उसके लिए है। तो हम लोग सही समय पे शुरुआत भी कर चुके हैं, और आप लोग रेगुलर इसको वीडियो को देखिए। और क्वेश्चन वगैरह आप अदर, जो मैंने पहले भी कहा कि जो अदर इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ पे आपको परचेस करने में थोड़े बहुत तो पैसे लगेंगे, हालांकि बेसिक्स में जो पढ़ा रहा हूँ ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। और अगर आने वाले समय में अगर ऐसा लगा कि लोगों को ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है तो फिर हम लोग इस पर भी खुद का क्वेश्चन और ज़्यादा बना के, सेट वगैरह बना के इसके बारे में देखेंगे। चलिए सबको थैंक यू, गुड नाइट, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल।